हेलो सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, किसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मैट्रिसेस के। ठीक है, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, ठीक है, या वो सीयूईटी हो या टीजीटी पीजीटी हो। ठीक है, इन सभी कंपटीशंस के लिए आपके ये मैट्रिसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 146 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक ए मैट्रिसेस दे रखी है और यहाँ से हमसे पूछा कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए स्क्वायर में आपसे पूछा गया कि वो नल मैट्रिसेस होगी, नल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, माइनस ए होगा या ए होगा। देखिएगा, इसको एक लाइन के अंदर भी कैसे हमें समझ में आएगा। जैसे ए स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, पहले ये लिख लेंगे ए बी और -1। अब इसी का मल्टीप्लाई दोबारा इसी से करना, तभी तो ए स्क्वायर बनेगा। तो 0 1 0 ए बी -1। हमें करना क्या है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि एक ही नंबर से हमें पता चल जाए कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहली रो का किससे करते हैं, पहले कॉलम से करते हैं। देखो, 1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 0 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, ए का 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पहला नंबर क्या आ चुका है हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से जब करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, 0 0 का 0, यहाँ से करेंगे 0, तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो सेम इसी में आ रहा है। अब अगर मैं पहले रो की थर्ड कॉलम से करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, पहला 0, ये इससे 0 और ये इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0। तो पहले नंबर पे तो सेम सेम आ चुका है, तो इसको देख के आपको लगेगा कि ये हो सकता है कि सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो इसको देख के यहाँ पे दो चीज़ें तो गलत हो गई कि नल मैट्रिक्स तो नहीं आ सकती। ठीक है, अब अगर मैं इस रो की सेकेंड कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0, यहाँ से इसका 0 और ये 0, तो ये क्या आ चुका है, 0। अब अगर ये 0 आ चुका है और इस मैट्रिक्स में भी हमारा 0 था, तो अभी हो सकता है कि ये मैट्रिक्स सेम आ जाए। ठीक है, बट अगर मैं अगला वाला चेक करता हूँ, इसका सेकंड से चेक करता हूँ, तो इससे इसका करेंगे 0, यहाँ से करेंगे 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 0 का 0 से 0, इसका भी इससे 0 और इसका भी इससे कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अभी तक तो सारे मैच कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका इससे करता हूँ, ए का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए, इससे करेंगे तो 0 और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए। अब यहाँ से एक चीज़ समझने लायक है, इससे इसका कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, ए, सेकेंड 0 और थर्ड आ रहा है -a। तो यहाँ से करेंगे तो ये फिर से कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, और अगला मैं करने वाला हूँ इसी का थर्ड वाले को सेकेंड रो से, तो कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा माइनस का बी। इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा, 0, और इससे करेंगे तो 0 0 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे देखो ये 1 आया, इसको हटा के कितना लिख सकते हो, 1। यहाँ पे भी ये कट के कितना हो जाएगा, 0। तो आपको दिख रहा है ये डायगोनल पे सिर्फ 1 1 आ रहा है, अदर सारे एलिमेंट्स 0 है। तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको हम बोल सकते हैं। तो पहले का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मल्टीप्लाई के ऊपर था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया था। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन समझना है हमें, ए की पावर 4n करना है, निकालना क्या है, ए हमारे पास गिवन है, जरा ध्यान से समझिएगा, आई 0 0 और आई, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए की पावर 4n। अगर मैं n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मान लो n की वैल्यू अभी मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया, 1 भी तो नेचुरल नंबर होता है, तो a की पावर हमें कितना 4, तो हम यहाँ से भी अभी चेक कर सकते हैं n इक्वल टू 1 रख के। कैसे चेक करना है, जब भी डायगोनल पे एलिमेंट दिया हो, ठीक है, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो, तो ए स्क्वायर करते समय सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट का ही स्क्वायर हो जाता है। और आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1। तो आई स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, अगला 0 0 और -1। अब स्क्वायर का इससे फिर से स्क्वायर कर दो तो 4 पावर हो जाएगी।
ठीक है, और इसका स्क्वायर मतलब डायगोनल के एलिमेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा। तो ये देखो 4 पावर में क्या निकल के आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कितनी भी पावर कर लो क्या निकल के आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। ठीक है, समझ गए। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट का ही स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको 4 पावर चाहिए थी, तो 4 पावर में n की वैल्यू मैंने बल लगाने से क्लियर कर लिया। और 4 पावर में या तो आप सीधे सीधे कर सकते थे कि i की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो i की पावर 4 आपको पता होता है कि क्या होता है भाई, 1 होता है। इधर समझिएगा, i की पावर 4 कितना होता है भाई, 1 होता है। और i की पावर 4 अगर 1 होता है तो आपको पता है डायरेक्ट ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 4 बोल रहे हैं ना, तो ये तो i की पावर सीधे 4 कर लो। i की पावर 4 कितना हो जाता है, 1। और यहाँ पे भी बनाने वाला और यहाँ पे भी बनाने वाला, तो इसको देख के आप सीधे सीधे लगा सकते थे, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी। अगला देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपने जो 12th या किसी कंपटीशन में पढ़े होंगे उनमें क्या रहेगा कि आपने क्वेश्चन पूरे फुल सॉल्व किए होंगे। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, और वो किस टाइप की दे रखी है जरा ध्यान से समझेंगे। ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, और अगला बी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी ए इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि एक ऐसी मैट्रिक्स बी है जो फिर से क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। इसका मतलब बी को क्या होना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो 4 है और इधर रिजल्ट 4 आ जाए, तो कब आएगा, जब मैं उसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तभी तो रिजल्ट 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि बी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, आइडेंटिटी। और यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि बी की मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी मैट्रिक्स से, तो बी आ गया। इसका मतलब ए बी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो इधर तो बी स्क्वायर और इधर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर से यहाँ से बी लिख सकता हूँ। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी। ऐसे ही यहाँ से मैं दोनों का स्क्वायर करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और आइडेंटिटी को स्क्वायर आइडेंटिटी ही आएगी, और आइडेंटिटी की जगह फिर से ए लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें ये क्लियर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी। और ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी के। अगर आपसे ए भी पूछता तो भी, और इस क्वेश्चन में अभी आगे ये भी पूछेगा, सेम लिखा होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी। अगला 5वां क्वेश्चन यही था, चौथा वाला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी इक्वल टू ए और बी ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ये पहला ही वाला सही हो जाएगा। अभी देखो बी स्क्वायर इक्वल टू बी और ए स्क्वायर इक्वल टू ए आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये वाला सेम क्वेश्चन था। ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए भी गलत हो जाएगा, और अगला वाला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ से गलत हो जाएगा, और इसमें दोनों नॉट इक्वल टू दिए हुए हैं, जबकि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी निकल के आ रहा है। तो तीसरा और चौथा एक ही से हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। कैसे दिया, ए बी इक्वल टू वी दिया हुआ है और बी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये अभी तो ये बताया था क्वेश्चन सेम। इसमें क्या पूछा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी। अभी बताया था ए स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, ए के, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पे थे आपके, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है ना वो के लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस 2 पाई/7 माइनस साइन 2 पाई/7, और ये इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और ये इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है आर्थोगोनल मैट्रिक्स। आर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पावर है ना के, ये कहाँ पे आएगी, एंगल के साथ आ जाएगी। अगर एंगल के साथ आ जाएगी तो आपसे ये पूछ रहा है कि इक्वल टू में कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, कॉस 2 पाई/7 साइन 2 पाई/7 माइनस का साइन 2 पाई/7,
और कॉस 2 पाई/7। ठीक है, पावर में कितना लगा हुआ के। अब ये इक्वल टू में इसके दे रखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, और कॉस में पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या कॉस 2 पाई आना चाहिए। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो 0 तो हम बनाएंगे नहीं, इसको क्या बनाएंगे 2 पाई बना लेंगे। तो यहाँ पे जो k है ना वो कितने इक्वल होना चाहिए 7 के, क्योंकि अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इतने टाइम्स k टाइम्स, तो ये जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कितना k, और k की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो ये 7 से 7 कट के कितना आ जाएगा cos 2 पाई बनेगा, और cos 2 पाई कितना होता है 1 होता है, और sin 2 पाई कितना होता है 0। तो डायगोनल पे तो 1 1 आ जाएगा और ये वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। तो इसलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी कब आएगा, जब k की वैल्यू हम कितना लगा देंगे 7 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यार क्या चल रहा है इसमें, ये तो ऐसे ही साफ होता था। वो तो जाए साइज बढ़ा रहा था मैं इसका। चलो हाथ से मिटा दो जरा, ये ज़्यादा बढ़िया। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 6 हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इन्होंने बोला ए और बी क्या है 0 है, ए बी की जो मैट्रिक्स है ए बी इज 0, इसका मतलब ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये नेसेसरी है, इट इज नॉट नेसेसरली। ठीक है, आइदर ए 0 और बी 0, या ए की वैल्यू 0। आप एक चीज समझिएगा, अगर ए बी इक्वल टू 0 दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन में कभी भी 0 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए 0 हो या बी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ए की वैल्यू 0 हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से ये 3 कंडीशंस निकल के आ सकती हैं। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, सीधे सीधे बोला कि ए और बी 0 होना चाहिए, गलत हो गया। इसमें क्या बोला है ए 0 होगा या बी 0 होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ये भी गलत है कि सारे गलत भी नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है। कैसे, अभी इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 0 -1 0 और 0, और दूसरा एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, बस यहाँ पे कोई नंबर ले लेना, आपको समझ आ जाएगा। 0 बनी ले लेता हूँ 0। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, देखो ना तो ए मैट्रिक्स 0 है और ना ही हमारी बी मैट्रिक्स 0 है। ठीक है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है 0 0 आने वाला है। देखो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे 0 का 0 से 0, -1 का 0 से 0, तो कुल मिला के 0। सेकेंड से करेंगे 0 और इसका इससे करेंगे 0। ये तो टोटल पूरा रो ही 0 है, तो किसी भी कॉलम से करोगे क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि ए भी 0 ना होते हुए भी उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। तो कभी भी ए बी अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे। ऐसा भी हो सकता है उनमें कोई भी 0 ना हो, फिर भी प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरली दैट आइदर ए 0 या वी 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर ये दे रखा है। ये यहाँ पे कितना पावर बोला है, डायगोनल दे रखा है। देखिए यहाँ से ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स, या सेम नंबर है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। डायगोनल का मतलब होता है जिसके नंबर सिर्फ डायगोनल पे हों। अब इसमें n पावर चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो तो हम कितनी भी पावर करें उतना ही पावर क्या लग जाता है यहाँ पे नंबर पे। जैसे कैसे आप समझ लीजिएगा, जैसे आप अगर एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा a,
जैसे अभी मैंने बताया ना डायगोनल का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता तो ए का ए से मल्टीप्लाई कितना हो जाता है ए स्क्वायर। अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता है ए क्यूब। ऐसे ही अगर मुझे n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है कि तो ए की पावर कितनी हो जाती है n। तो इसीलिए जब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम सेम का होगा, तो यहाँ पे पावर में n चलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली समझ लीजिए डायगोनल के नंबर्स की क्या हो जाती है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डायगोनल वाली कभी भी मैट्रिक्स की आपको जितनी पावर करनी हो वो सीधे सीधे डायगोनल के नंबर की पावर लगा दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, अगला नया क्वेश्चन देखेंगे। ये जो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझिएगा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर कितना है 3 दे रखा है। ए और हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए और बी कोई भी 3x3 की हैं, बट ए ऐसी मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना है, नॉट इक्वल टू 0 है। और ए बी इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तब ये पूछना चाह रहे हैं जो बचा हुआ बी मैट्रिक्स होगा ना वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स होगा या नॉन सिंगुलर होगा। ऐसे में बी को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है नहीं तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसके साथ जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो कभी भी इधर 0 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे बी को नल मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, अर्थात चाहे 2x2 की हो या 3x3 की हो। तो ऐसे केस में हमेशा बी को क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, तभी इनका इक्वल टू में 0 आएगा, अदरवाइज 0 मैट्रिक्स इक्वल में नहीं आ सकती। जैसे हम कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, जैसे मान लो मैंने ए को 0 और 1 और यहाँ पे भी 1 और ये ले लिया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं बी को कुछ भी ले लूँ, मतलब 0 मैट्रिक्स को छोड़ के, तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक ही केस बनेगा, यहाँ पे ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है ये वाला, तो बी को मुझे सिर्फ 0 लेना पड़ेगा तभी इक्वल टू में 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे इस बी को ऐसा ले लूँ जिसका ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तब मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ तो मुझे बी को 0 लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही कंडीशन रहेगी, अगर आपको ये दे रखा है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू में दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो सेकेंड वाली मैट्रिक्स को हमेशा क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स आएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, देखो फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ए और बी हमसे ये बोल रखा है। अब आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स, जरा इसको समझिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। ये कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। आप क्या कर सकते हो, इससे n कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 1 ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे i इंटू आइडेंटिटी बना, और b हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर भी लेता हूँ आइडेंटिटी से, ठीक है, तो b से मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी, अगर मैंने इस साइड किया, एक सेकेंड अभी क्लियर करके समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ए आया और ये एन और ये आइडेंटिटी, अब मान लो मैंने दोनों तरफ बी क्या कर दिया भाई, ऑपरेट कर दिया। अगर मैंने बी ऑपरेट कर दिया तो आइडेंटिटी का बी के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या निकल के आ गया, एन बी, तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन बी के। तो हमेशा समझिएगा, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है उसकी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी डायगोनल का एलिमेंट अगर सेम है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वही नंबर क्या आ जाएगा, बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, तो इसकी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको अगर डायरेक्ट ये रिजल्ट पता है कि अगर डायगोनल पे कोई नंबर दिया हुआ है और किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
11, ठीक है, इसको समझिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए दे रखा है। इस क्वेश्चन की तो शकल याद कर लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर कंपटीशंस में लगभग पूछा जाता है। ए की पावर एन पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितना भी पावर करेंगे ना वो यहाँ पे शिफ्ट होता चला जाता है। देखो जैसे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ए का ही स्क्वायर कराता हूँ। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो, यहाँ पे 0 हो और डायगोनल पे 1 1 हो, तो कभी भी जितनी भी पावर करोगे ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगी उसके। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। वैसे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ तो क्या आएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 a 0 1, और इधर हमारा 1 a 0 1। देखो जरा ध्यान से, पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 1 का 1 से करेंगे 1, और ए का 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे मैं करूँगा, इसका किससे करूँगा, ए, और इसका इससे करूँगा ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। अब यहाँ पे देखो 0 का 1 से करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे तो ये भी 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 0 और इस 1 का करेंगे 1, तो देखो आपने क्या देखा कि आपने 2 बार मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे 2 शिफ्ट हो गया। ऐसी n बार करते तो n शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके सारे हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या है, आप अगर अटेंडम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिए ए बी और फिर इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब समझते हो, I3 का मतलब ये होता है डायगोनल पे 1 1, और ये कितने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये I3 हो गया, जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 3। और इधर क्या रखा है, इधर इक्वल टू में ए बी रखा है, अर्थात ए और बी की मल्टीप्लाई रखा है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो सीधे सीधे एक्स प्लस वाई बना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी नहीं कि आपने पूरे की मल्टीप्लाई इसकी इससे कर डाली और उसके बाद आप चेक कर रहे हो, तो आपको बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो आप सिंपली देखिएगा कि अगर मैं पहले रो की पहले कॉलम से करता हूँ तो कभी भी एक्स और वाई इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं पहले रो की, ठीक है, थर्ड कॉलम से करता हूं तो जरूर इकट्ठा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 का किससे होगा, 22 से, 22 हो जाएगा। फिर 2 का किससे होगा, 0 से, और x का किससे होगा, 1 से। इस x का किससे होगा, 1 का, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, कितना हो गया x। और ये कौन सा एलिमेंट निकाला आपने, ये वाला, तो इधर ये वाला एलिमेंट कौन सा है, 0। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपको पूरे सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन करना है। पता चला आपने पूरा आंसर तो निकल जाएगा बट टाइम आपका कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि पहले रो की पहले कॉलम से कभी x प्लस वाई इकट्ठा नहीं हो सकता। ऐसे ही पहले रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, बस पहले रो की तीसरे कॉलम से करोगे ना तभी x और वाई इकट्ठा हो सकता है। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस क्वेश्चन वही होते हैं, ये होता है कौन कितने शॉर्ट वे में कर लेता है, उसी का टाइम बचता है और उन्हीं का पेपर क्रॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये लिखा है ए बी, ए और ये बी, आपको ये बोल रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा छिपा दिया है, और क्या छिपाया वो समझिएगा। इसके लिए ये लिखा है, बट रियल में ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, वो इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे ए बी, और बी की ए से करेंगे तो बी ए हो गया, और प्लस का बी स्क्वायर। रियल में ये आना चाहिए था, बट आया कितना, ये, इसका मतलब है ए बी भी 0 है और बी ए भी क्या है, 0 है। तो चाहे आप ए बी की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कर लो या बी ए की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि अगर आप ये स्क्वायर करने इसका बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से हमें यही कॉन्सेप्ट समझना था कि ए बी इक्वल टू भी 0 रहा होगा और बी ए इक्वल टू भी क्या रहा होगा, 0। तो आपको ए पता है और आपको बी पता है, इक्वल टू में 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, तो इक्वल टू में क्या कर लेना है, 0 0। ठीक है, और इधर ए और बी का मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेना है। तो ए का पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, इधर से करूंगा तो ए
और इससे करूंगा तो b। तो पहला नंबर बन गया a माइनस बी। हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बस a b की वैल्यू निकल जाए उतने बन जाए। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से a भी निकल आया a इक्वल टू बी। अगर किसी में इक्वल दिख रहा है तो ऑप्शन हम लगा सकते हैं वो। देखो a इक्वल टू बी, एक सेकेंड, कितना निकल के आया ये 0, और यहाँ से कितना आ रहा है a इक्वल टू बी, किसी ऑप्शन में है? एक सेकेंड, देखिएगा इसको। तो हमें करना क्या है, अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो इस तरह से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में a इक्वल टू बी दिया नहीं है। ठीक है, सब में a और b क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। ठीक है, a और b क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको जनरल मेथड से ही करना पड़ेगा। देखो जनरल मेथड से कैसे करेंगे, पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो फिर आप खुद से ही कर सकते हो। मुझे लगा था इस तरह से हो जाना चाहिए, और होना भी चाहिए था, बट इस तरह से इन्होंने ऑप्शन सेट नहीं करा है। बट ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब वो कंडीशन है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, पहले हम a प्लस बी का ऐड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, और इक्वल टू में a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तब जाके इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को इक्वल रखने के बाद हम इसका कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि जनरल मेथड कराएंगे तो टाइम लग जाएगा, और जनरल मेथड तो सारे लोग कर ही लेंगे। ठीक है, शॉर्ट वे में उस तरह से नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, एक चीज और देखिएगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है, तो ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ए दिया हुआ है, और ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इसका इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में आइडेंटिटी है, इसका मतलब कितना होगा, 1 0 0 और 1 होगा। अभी देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आंसर आता है हमारा, अल्फा का अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का बीटा से करेंगे, ये बीटा का गामा से करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और इससे माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस अल्फाबेट, तो ये 0 हो गया। तो हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, इसके इक्वल में कितना आ गया, 1 आ गया भाई। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई 1। और ऑप्शन हमें किस तरीके से दे रखे हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इस साइड से दिया है, इन दोनों को उधर ले जाइएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 तो है ही, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा। इस तरीके से ये जो ऑप्शन बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, सी वाला सही हो रहा है। हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल को मतलब 1 1 को 1 1 से कंपेयर कर लिया, आंसर मैच कर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ी समझनी चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इसमें एस जो मैट्रिक्स है ना वो ऐसे करके दे रखा है, एस एस आई जे एक मैट्रिक्स दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बोला है कि आई आई, इसमें आई आई मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो कितने दे रखे हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स है। और आपको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होती है उसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल पे क्या क्या आता है, जैसे 1 1 आता है, 2 2 आता है, या 3 3 आता है, यही तो डायगोनल होता है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल पे कितना आ रहा है, के और के आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, के। अब ये आपको चाहे कितना भी मान लो, सपोज मैं 3 की मान लिया, ठीक है, तो ऐसे ही तुम कंसीडर करोगे इसको, तो ये तुम्हारी एस मैट्रिक्स हो गई। अब इसका हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स कोई भी रही होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था ए कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, जैसे मान लो ए बी सी ई एफ जी एच आई और जे। अगर मैं इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों का बाद में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ए एस और एस के चाहे किधर से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो जो जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आगे, किसके, इसके आगे। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, या तो हम ए एस निकालें या एस ए निकालें, दोनों मिला के ए के इक्वल होंगे, क्योंकि इसी वाले के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये अभी पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया था। अगला देखिएगा,
तो डायगोनल एलिमेंट की हमेशा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कौन सी, जिस मैट्रिक्स के आगे करवा रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a किसके इक्वल होगा। तो इसका हम सिंपली क्या कर लेते हैं, होल क्यूब खोल लेते हैं। तो क्या होता है, आई क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस का 3ia और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, आई प्लस ए। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आई क्यूब का कितना भी बार करो आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी ही रहेगी। और यहाँ से भी एक थोड़ा काम कर लेंगे, क्या कि ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते थे, जरा समझ लीजिएगा। अब ए स्क्वायर की जगह मैंने कितना लिख दिया, ए, और फिर से ए स्क्वायर ए मिलके कितना बन गया, फिर से ए बन गया। तो ए क्यूब की जगह कितना आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, क्लियर। प्लस 3ai, तो आई की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका फिर से आई के साथ ही तो करना था, तो ये कितना बन जाएगा, 3a बन जाएगा। अब इसका 3a का इससे करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर की जगह फिर से a आ जाएगा, तो ये फिर से 3a बन गया, और माइनस का 7a। तो यहाँ से देखेंगे 3a 6a 7a, 7a से 7a कैंसिल हो गया, कितना रिजल्ट आ गया, आई आ गया। तो आई हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल दिया करो जो समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए कोई हमारी ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो, उस मैट्रिक्स का नाम होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल बोलो या जीरो दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ऐसी डायगोनल भी नहीं होती, स्केलर भी नहीं होती, और स्क्वायर भी नहीं होती, कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इसको देखो मैं यहाँ निकाल के समझाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये 0 5 -7 -5 0 और 11 7 -11 एंड 0। तो ध्यान रखिएगा होता क्या है, जैसे मैं A11 समझाना चाहता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट पे तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या दे रखे हैं, जीरो। और कौन सी मैट्रिक्स पे नहीं पड़ता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे नहीं पड़ता। ध्यान से समझिएगा, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी जीरो होते हैं, ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट है और इस वाले एलिमेंट में सिर्फ क्या होगा, माइनस का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा 5 है तो यहाँ पे कितना, -5, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर -7 है तो यहाँ पे इसका उल्टा 7 है, यहाँ पे 11 है तो इसका यहाँ पे माइनस उल्टा 11 है। तो कभी भी आपको डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो हमारी सिमेट्री बनती है ये वाली, ठीक है, ये और ये और ये और ये, तो इन जो साइन में मैंने कट किया है इन साइन में क्या होगा, माइनस का डिफरेंस होगा, चाहे वो नीचे होगा या ऊपर होगा, दोनों सेम साइन के नहीं होंगे, एलिमेंट सेम होंगे बट साइन का डिफरेंस होगा, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये कौन सी एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। आप देखते ही लगा देंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट जीरो है और ऊपर के जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो क्या है, अपोजिट साइन के साथ है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। अगला देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, वो कह रहा है एक क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सही दिख रहा है। तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर, और उसके बाद ए इंटू ए पूछ लिया है, ठीक है, ए इंटू ए पूछ लिया है। अब ए इंटू ए क्या हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है। अगर ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये तो हमें नहीं बोला ना कि ए हमारी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ए के बारे में सिर्फ स्क्वायर दे दिया तो हम कैसे बताएंगे कि ए सिमेट्रिक थी या ए स्क्यू सिमेट्रिक थी। अगर ये बोला जाता तो हम इसके बेस पे बताते। तो ए के बारे में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है।
तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते, डायगोनल भी नहीं बोल सकते और सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते, तो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन लगा सकते हो। खाली आपसे बोल रखा है ना ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स भी हो सकती है, कैसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर अभी हम कोई भी जज नहीं कर सकते कि कौन सा होगा, इसलिए नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोल रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए बी ए पूछा है, ए और बी कैसी है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा ए बी ए, ए बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, ट्रांसपोज लगाते हैं। और आपको पता है ट्रांसपोज जो होता है वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है नंबर्स को। तो ये वाला ए आगे आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको रिवर्स तो होगा बट दिखेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में भी ए है और स्टार्टिंग में भी यही दे रखा है। तो ये वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, और सब पे क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा, ठीक है। वैसे रूल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से। अगर ये ए बी सी होते तो कैसे होता, तो पहला वाला लास्ट में आ जाता, ठीक है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से होता। आपको पता है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है। अब जो आपने अंदर लिया था ब्रैकेट के वही तो बाहर निकल के आया, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। किसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको और उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है। तो सिंपल सी बात है भाई, 5x बाई और 0 इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है। तो पहला रो पहले कॉलम में चला जाएगा और दूसरा रो, ठीक है, पहला रो सॉरी मैंने पहला कॉलम चेंज करा है पहले रो में, और पहले दूसरा कॉलम कर दूंगा दूसरे रो में, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। x किसके इक्वल दिख रहा है, y के इक्वल दिख रहा है। और यहाँ से x किसके इक्वल दिख रहा है, y के इक्वल दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, y। तो यहाँ से x y के इक्वल ही आ रहा है और कुछ रिजल्ट निकल नहीं रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई उसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए जो है 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, और ठीक है बी कोई भी मैट्रिक्स है उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इन्होंने बोला ए और ए का ट्रांसपोज, देखो ए क्या है 3x4, तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये ऑर्डर क्या हो जाता है भाई, रिवर्स हो जाता है। इन्होंने बोला कि ए का ट्रांसपोज बी डिफाइन है, क्या है, डिफाइन है, और बी का ट्रांसपोज ए भी क्या है, डिफाइन है। और मल्टीप्लाई डिफाइन कब होती है, जैसे मान लो ए का ऑर्डर 2x3 है तो बी का ऑर्डर कितना 3 के साथ में यहाँ पे कुछ भी हो जाए चलेगा, ठीक है। तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x4 हो जाएगा ए बी का। तो इसका मतलब ये होगा पहले में कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो सेम होने चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब है ये 4x3 ऊपर रहा होगा, ठीक है, 4। और यहाँ पे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स रही होगी जिसका ऑर्डर यहाँ पे कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं भाई थोड़ी देर के लिए बाई मान लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आया, 4x आया, किसका, इसका। अगर ये बात कर रहे हैं कि ये बी का ट्रांसपोज ए बी डिफाइन है, तो बी का ट्रांसपोज अगर मेरा ये 3x मैंने जो बाई लिया है इसको समझिएगा, और इस वाले में इसको ए को रखना है इस बार, तो ये कितना हो जाएगा, 4x3 हो जाएगा। तो ये कटने के लिए क्या काटना पड़ेगा कि बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो बाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3x4 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सके। तो 3x4 पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझो इधर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं,
23 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ए कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू आई जे, ये दिया हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इवन ऑर्डर, किसके ऑर्डर की, इवन, 2x2 ले सकते हो या 4x4। जब हमें समझना ही है तो हम सबसे छोटा ही लेंगे, 2x2, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि ए आई जे किसके इक्वल है, ए आई जे इक्वल है आई स्क्वायर माइनस ए आई जे की वैल्यू है यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अगर मैं 1 1 लेता हूं तो आप समझ सकते हो 1 1 लोगे तो सेम सेम लोगे, 0, इसका मतलब डायगोनल पे कौन से एलिमेंट आ रहा है, 0। अब मान लो अगर मैंने कौन सा लिया, 1 2 लिया, तो आई की वैल्यू क्या लूंगा, 1, और जे की वैल्यू 2 लूंगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया माइनस का 3। और अगर मैं 2 1 लूंगा तो ये 4 माइनस 3, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है, क्योंकि ये इसके साथ नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो हो गई। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो हमारी पहले ऑप्शन में है, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ये चेक कर लेंगे, तो इसका यहाँ से करेंगे 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़ आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको सीधे सीधे कैसे क्वेश्चन करना है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर उसका ऑर्डर ऑड है तभी उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट कब 0 होता है, जब वो ऑड ऑर्डर की हो। और ये इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि वो इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर है तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो नहीं सकता था। और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ पहले ही ऑप्शन में दे रखा था, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक तो है बट इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ पे सिमेट्रिक है तो इसलिए गलत हो गया, ये सिमेट्रिक है इसलिए गलत हो गया, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, स्पीडली देखते हैं जरा फटाफट क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इन्होंने बोला कि इसका ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स दोनों का सम आइडेंटिटी के इक्वल है। तो जरा समझिएगा, ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा। अब आप ये बताओ, मैं जब इसको इसी में ऐड करूंगा, इसके ट्रांसपोज को इसमें ऐड करूंगा, और ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो पहले कॉलम में आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे ना तो डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे डबल, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आर्थोगोनल मैट्रिक्स को जब उसी के ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हो तो हमेशा डायगोनल एलिमेंट डबल हो जाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट साइन के साथ होते हैं, इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos थीटा 0 0, और ये भी कितना 2 cos थीटा। और ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आई के इक्वल है, और आई आप जानते हो ये हो जाएगा। इसका मतलब 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो cos थीटा कितना हो गया, हाफ हो गया। और ये हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, cos 60 की। तो आपको पता है जब cos से cos हटाते हैं तो 2n π एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है जनरल के लिए, ठीक है, जहां n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये आपने क्वेश्चंस लगा लिए तो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन हो जाएगा आपसे आसानी से, टफ नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर, इसको आप जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है एक्सप्रेस एज द सम, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स जो होती है आपको पता है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए हाफ ए और ए का ट्रांसपोज माइनस ए का माइनस ट्रांसपोज, ये हाफ। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब इन्होंने आपसे कौन सा पार्ट पूछा है, ये आपसे पार्ट पूछा है, सिमेट्रिक पार्ट पूछा है, ठीक है भाई। तो सिमेट्रिक कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज और का हाफ। तो हमें सिमेट्रिक का पार्ट कौन सा होता है, हाफ
ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हमसे पूछा गया है। अब जरा एक चीज समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो मैं यहां लिख लेता हूं 2 4 -5 और अगला हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा करिएगा कि मैं इसको ऐसे ना करके और तरीके से करता हूँ, जिससे कि मैं पूरा एक बार में आपका मैच करवा दूं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले कॉलम को पहले रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका देखो पहला ये, ठीक है। अब आपको इसको और इसको ही तो ऐड करना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा भाई 4, और 4 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 0 4 करेंगे कितना हो गया 2, -3 -5 करेंगे उसका आधा 4। तो ये देख लो पहला कॉलम किस में मैच कर रहा है, तो पहला कॉलम देखो 2 2 और -4 इसी में मैच कर रहा है, बाकी किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ये बहुत बार कंपटीशन में आया है, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं, तो वो आपसे ये पूछेगा कि उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा या उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। अगर आपसे पूछ रहा है सिमेट्रिक पार्ट क्या है तो ये वाला निकाल लो, अगर पूछ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक क्या है तो ये वाला पार्ट निकाल लो, ठीक है। तो समझ गया, एक ही कॉलम से हो गया। अगर ये मैच नहीं करता तो दूसरा निकालते, और नहीं मैच करता तो तीसरा निकालते। जब पहले से ही हो गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज द मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स बोले, डायगोनल मैट्रिक्स बोले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे, ठीक है, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो। तो ये वाली तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है। स्केलर मैट्रिक्स बोले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोले या आइडेंटिटी, ये सभी में रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीनों ऐसे ही कट गए। आपको पता है कि किसी में आपके क्या रो और कॉलम सेम नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इन्होंने बोला 3x3 का मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है। तो 3x3 में कितनी जगह बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर नंबर पे क्या कह रहे हैं कि हर नंबर पे 2 ऑप्शन है भाई आपके पास। हर नंबर पे कितने ऑप्शन है, 2। या तो आप 0 लगा सकते हो या 1 लगा सकते हो। तो हर नंबर के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, और ऐसी 9 जगहें हैं। तो 2 की पावर 9 कितना हो जाता भाई, 512। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन 27 हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने बोला ये x है और ये y है, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स ये है, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। जब इक्वल हैं तो पहला नंबर पहले के इक्वल होगा भाई। तो 3x + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -7/3। अगर मैं ये वैल्यू इसके इक्वल भी तो होगी, तो 2 - 3x इक्वल टू हो गया 4। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो माइनस का 3x इक्वल टू बचेगा 2, और x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही मैट्रिक्स से x की 2 अलग अलग वैल्यू आ जाएं। तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने a दिया हुआ है और इन्होंने के a दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, के के इक्वल है। तो के के इक्वल का मतलब ये होगा, ए हमें दे ही रखा है, इसका के से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच नंबर में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो हम एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो करना पड़ेगा, प्रत्येक नंबर में के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया -4k। और इक्वल टू में भाई कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में ये दिया हुआ है 0 3a 2b और 24। तो सबसे पहले मुझे k चाहिए, तो k यहाँ से कर लूंगा। तो -4k किसके इक्वल है, 24 के। तो k की वैल्यू भाई -6 आ गई। तो k कौन से नंबर पे है, जरा ध्यान से देखेंगे। k हमें पहले नंबर पे दे रखा है, तो पहले नंबर पे सबकी वैल्यू -6 है, तो यहाँ से तो नहीं निकला।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3k इक्वल टू 2b हो गया, तो 3k इक्वल टू कितना हो गया भाई 2b। अब k की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, और इक्वल टू में 2b है, 2 से काटेंगे तो भाई 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई -9। तो b की वैल्यू -9 और किसी में दे नहीं रखी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखी है b की वैल्यू -9, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप वो वैल्यू निकालिएगा जो आपके लिए क्या करेंगी, आसानी से निकालने में हेल्प हो जाए, अर्थात जिनसे क्वेश्चन एक बार में आंसर बना दे। ठीक है, सारी वैल्यू निकाल के आंसर चेक करोगे तो पता चलेगा कि एक ही वैल्यू से आंसर अलग हो जा रहा था, आपने सारी वैल्यू निकाली तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको समझिएगा कि इन्होंने आई दिया हुआ है और जे दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देन बी, तो बी किसके इक्वल होगा, मतलब आई में देखो जरा ध्यान से समझना, ये है कि पहला नंबर हमें कॉस थीटा दे रखा है, पहला नंबर कितना दिया है कॉस थीटा, और ये बोल रहे हैं कि आई में कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने आई में कॉस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये सब वाले डायगोनल वाले कॉस कास बन जाएंगे, ये जीरो, ये जीरो और ये कॉस थीटा, और जे वाले मैट्रिक्स में ये किससे मल्टीप्लाई करा रहा है, साइन से। तो यहाँ पे जब मैं साइन से करूंगा 0 0 और ये साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूँ तो डायगोनल पे देखो इधर कॉस कॉस आ जाएगा और ऐसे डायगोनल पे नॉन डायगोनल पे साइन साइन आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन दे रखा था, यही तो बी मैट्रिक्स था। ठीक है, तो ये कितना हो गया साइन थीटा और ये हो गया माइनस का साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 31। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन में आपसे बोला ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस, और ट्रेस क्या होता है आपको पता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट का सम कर लीजिएगा भाई, ये कितना है 1 + 7 + 9, तो 1 और 7 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं फटाफट। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो 32 नंबर है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और जिसके डायगोनल पे आई आई कितना दे रखा है, ए आई आई के दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल पे सिर्फ के एलिमेंट दे रखा है, और ये आपसे ये पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है डायगोनल पे जब के है तो, और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की है, तो k कितनी बार आया होगा, n क्रॉस n बार आया होगा, तो k को अगर n बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, n k हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 33 है। इसमें क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये, और आपसे ये बोला गया कि ये मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीजिए। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, सेम है, बट डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इधर वाले डायगोनल पे नंबर होने चाहिए, तो ये डायगोनल नहीं है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि डायगोनल पे बन बन होना चाहिए, तो ये सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गए। अगला देखेंगे 46 क्वेश्चन है, वो जल्दी होने वाले, बस मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। देखिएगा क्या लिखा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ट्रेस। तो यहाँ पे भी देखो दो पॉसिबिलिटी है, अभी मैंने बताया था कि जब भी दो पॉसिबिलिटी दे रखी हो और यहाँ पे जितना 3 क्रॉस 3 जितना भी मल्टीप्लाई आए तो वो 2 की पावर में कर देना होता है। तो 2 की पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 512, ये 2 की पावर में 9 लिखा हुआ है। तो 2 की पावर अगर आप 9 करेंगे तो 512, 512 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहला हम अगर बात करें तो 2x + y = यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और दूसरे वाले की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, ये इसकी बात कर लेता हूँ ये, ठीक है, तो 4x = x + 6, इसको x को इधर लेके आऊँगा तो 3x
इक्वल टू 6 आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बाई 3 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 36। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें दिया क्या है, a माइनस आई का होल क्यूब a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब और माइनस का 7a। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है। तो पहले इसका होल क्यूब फटाफट खोल लेते हैं। कितना, a क्यूब माइनस का आई क्यूब माइनस का 3ai और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस आई, और सेकेंड वाले का खोलेंगे a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस का 3ai और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस आई। ठीक है, और बाहर कितना आ जाएगा 7a। अब यहाँ पे देखो a क्यूब, आई का कितना भी पावर कर लो आई रहेगा, इसका करेंगे तो 3a और 3a का a से कर लेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 3a, और 3a का जब मैं a से करूंगा तो बन जाएगा 3a स्क्वायर, और स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, आई के। तो क्या बचा, सिर्फ माइनस का 3 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई जब अगले वाले से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3a की आई से करेंगे तो वो 3a ही रहेगा, कहेगा प्लस का। ऐसे ही यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा और ये आई का क्यूब आई हो जाएगा। अब ये 3a का a स्क्वायर से करूंगा तो 3 बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब 3a की वैल्यू आई से करूंगा तो ये बनेगा 3a और बाहर लिखा है 7a। ए क्यूब की वैल्यू a ही होती तो इसको क्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप a लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको भी क्यूब नहीं लगाना है, ये हट जाएगा। ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू ए कैसे आएगी वो समझ लीजिएगा। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो ए क्यूब की वैल्यू ए हमारा ए स्क्वायर ये हो जाता है, तो ए क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से तो देख लेते हैं, ये देखो 3 और 3 6 और एक यहाँ से ले लो 7, तो 7 से 7 कट गया, प्लस आई माइनस आई से कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा है, ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये बचा है एक, क्या बचा, ए। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 36 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम 37 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी कंपटीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 37 में क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स जो है ना उसका ऑर्डर है 3x m, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x n। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा है 5a माइनस का 2b जो है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोला कि m जो है ना वो n के इक्वल ही है, m इक्वल टू भी n है। तो यहाँ पे a माइनस 2b ये जो बना ना ये ऑर्डर सेम पूछा है। आपको पता है माइनस करो या प्लस करो ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब है a का और b का ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो a का और b का ऑर्डर सेम कब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा m इक्वल टू n है, तो या तो 3x हम ऑर्डर m बोल दें ये भी सही है, या तो ऑर्डर हम 3x n बोल दें वो भी सही है, क्योंकि a भी दोनों के ऑर्डर क्या रहे होंगे, सेम। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसमें देख लो या तो 3x m मिलेगा वो भी सही होगा और 3x n मिलेगा वो भी सही होगा। तो इस ऑप्शन में आपको सिर्फ 3x n मिल रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है इन दोनों में, तो यही वाला डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ से देख लेंगे, ए कोई हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m×n, और बी कोई एक मैट्रिक्स है, ये नहीं बोला कैसी मैट्रिक्स है, और इन्होंने ये बोल दिया कि ए बी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज ए दोनों की दोनों क्या है, डिफाइन है। तो अगर ए का ऑर्डर आप समझ लीजिएगा m×n है, ठीक है, तो बी कोई भी रही मैट्रिक्स रही होगी, और बी का ऑर्डर हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बी का ऑर्डर कितना है, x×y है, ये बी का ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैं बी का ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, बी का ट्रांसपोज y×x हो जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज करूंगा, अब मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है, पहला मान लो ये वाला मल्टीप्लाई करना है ए बी के ट्रांसपोज की। तो ए का ऑर्डर m×n है और बी के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो y× कितना है,
x है। इसका मतलब है ये कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अब मुझे क्या करना है, b का ट्रांसपोज पहले रखना है तो y क्रॉस x, अब बाद में a रखना है, तो ये हो गया mn। इसका मतलब है x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, m के। और जो b का ऑर्डर है ना वो क्या था, x और y, तो x की वैल्यू तो m है और y की वैल्यू n है, इसका मतलब b का ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, m क्रॉस n होना चाहिए था किसका ऑर्डर, b का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। तो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, किस ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। ठीक है, तब इन्होंने ये पूछा ए का ट्रांसपोज एंड वी, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इनटू ए। तो ये कैसी मैट्रिक्स होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, यूनिट होंगी, नल मैट्रिक्स होंगी, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। बट ए और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है कि ए और बी कैसी मैट्रिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक चीज ऐसे समझ लीजिएगा, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आपको पता है चाहे प्लस हो या माइनस हो, ट्रांसपोज अलग अलग आ जाता है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो पहले तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अब ये जो ट्रांसपोज है ना, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज का रूल क्या बताया था बेटा, मल्टीप्लाई में बताया था बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। तो ये बी का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है और एक ट्रांसपोज और आ जाएगा बाहर, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और इनटू में बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और एक रूल और होता है बेटा, किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही आ जाता है। तो ये तो बी बन जाएगा और ये ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ये ए का ट्रांसपोज और इनटू में बी बन जाएगा। और जो हमारा पहले दिया हुआ था एक बार उसकी शक्ल देखो, क्या लिखा, ए बी का ट्रांसपोज पहले है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनने वाला है, अब ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, एक सेकेंड, ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है वो हमारे पास ये बोला है, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ए का ट्रांसपोज बी बन जाएगा और बी ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। जबकि आना क्या चाहिए था, यहाँ तो ट्रांसपोज किस पे लगा हुआ था, बी पे लगा हुआ था, यहाँ ट्रांसपोज किस पे लगा हुआ था, बी पे लगा हुआ था। अगर मैं इसकी तरह मैच भी करना चाहूँ, क्योंकि बी के ऊपर से ट्रांसपोज के ऊपर जब ट्रांसपोज किया तो वो तो हट गया, तो इसकी तरह दोबारा दिखने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है और इस रिजल्ट को देख के तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो एक कंडीशन क्या होती है, या तो सबसे पहले ये सेम ऑर्डर का दिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्वेश्चन में ए और बी के बारे में जरूर बताना चाहिए था कि ए और बी आपस में कैसी मैट्रिक्सेस हैं, या तो ये सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता था। ठीक है, अभी आप इसका आंसर मैं चेक करता हूँ कि क्या दिया हुआ है। 39 का ए। ठीक है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो जब आएगा ना जब ये जो मैट्रिक्स है ना इसी मैट्रिक्स के बाहर माइनस आ जाए। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए का ट्रांस ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और ये जो मैट्रिक्स निकल के आई इस पे ए पे ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो इसका इस मैट्रिक्स से कोई रिलेशन ही नहीं निकल के आ रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें सही करना पड़ेगा, ए और बी के बारे में बताना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वरना हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है या रॉन्ग समझ सकते हो इसको। अगला देखो, ये वाला जो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है, ये ए हमें दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है भाई, 2x2 का है। यहाँ पे क्या बोला, अगर आई जे के इक्वल नहीं होगा तो वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि आई प्लस जे थोड़ी ना होता कोई। तो आई इक्वल टू जे, तो ये कितना दे रखा है, 0 0 दे रखा है। तब इन्होंने क्या पूछा, ए स्क्वायर पूछा, तो ए हमारे पास है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसी का अगर हम इसी से स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या निकल के आने वाला है। देखो पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 0 का 0,
इसका इससे करेंगे 0 और इसका इससे करेंगे 1, तो पहला नंबर 1 आ गया। अब पहले का इससे करेंगे तो ये 0 और इसका 0, यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 0 और इधर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ चुका है, आइडेंटिटी निकल के आ चुका है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है उसको समझिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 41 में ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे ये कहना पूछ रहे हैं ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो देखो दोनों में 1/पाई कॉमन है, तो 1/पाई तो बाहर आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं तो साइन इनवर्स कितना है पाई एक्स, और दूसरे में कितना है, अगर मैं इसको माइनस करना है तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स पाई एक्स, ठीक है। तो ये नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा साइन इनवर्स पाई एक्स और कॉट इनवर्स पाई एक्स क्या होता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितना, पाई लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अभी चेक करेंगे बाद में। अब यहाँ पे और अगर नंबर्स को हम ऐड करते हैं, बाकी नंबर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स होता तो हम इसको कितना लिख देते, पाई/2 लिख देते। बट यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, कॉट दे रखा है, कितना दिया हुआ है, कॉट है। और दूसरे वाले में कितना है, 10, और यहाँ पे भी कितना है 10। बट ये एक दूसरे का कैसा दे रखा, उल्टा दे रखा, जरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें पाई अपॉन एक्स है और इसमें एक्स अपॉन पाई है, ठीक है। तो एक्स अपॉन पाई और पाई अपॉन एक्स में क्या करेंगे, तो दूसरा मैं इधर लिख लेता हूँ 10 इनवर्स पाई एक्स, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करना, माइनस करना है, तो पहले बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अगर उसी को मुझे सेम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉट इनवर्स लिखना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं ये गलत छपा हुआ होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, पाई अपॉन पाई नहीं होगा, या तो एक्स अपॉन पाई होगा, एक्स अपॉन पाई ही होगा, तो यहाँ पे थोड़ी गलती है फिर। तो ये कितना होना चाहिए, एक्स अपॉन पाई होगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा, एक्स अपॉन पाई, और दूसरे में भी कितना लिखा हुआ है, एक्स अपॉन पाई, क्योंकि हर जगह एक्स अपॉन पाई ही लिखा हुआ है, ठीक है। हर जगह कितना लिखा है, एक्स अपॉन पाई ही लिखा हुआ है, तो सेम में से सेम माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, 0, तो दूसरा 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये कितना है साइन, और ये भी कितना सेम साइन, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। और इधर वाले की बात करूं तो ये कॉट है और ये कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट और 10 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई/2, कितना हो जाएगा, पाई/2। तो यहाँ पे भी ये जो कॉट दिया है ना, ये हो सकता है यहाँ पे कॉस दिया हो, थोड़ा गलती से हो गया हो, अभी मैं चेक करता हूँ। अगर ये कॉस होता, कितना होता भाई, कॉस होता, तो कॉस होता तो इसको भी हम कितना लिखते, पाई/2 लिखते, और ये 0 और ये 0 पाई/2। अब इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता किससे, पाई से, तो यहाँ पे कितना बचता, 1/2 बचता, 1/2 0 0 1/2, ठीक है। अब 1/2 कॉमन कर लेता तो अंदर 1 0 ये बन जाता, तो ये 1/2 और ये कितना निकल के आ जाता, आई निकल के आ जाता, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे ये गलती है, कॉट की जगह क्या होगा, कॉस रहा होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे मिसप्रिंट है और एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। ये दो चीजें अगर सही होंगी तो आंसर हमारा हाफ पाई आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उस चीज को समझना है हमें। ये कह रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो देखो डायरेक्ट हम ए नहीं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे यहाँ आपने देखा और वही फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये गलत हो जाएगा। आप जल्दबाजी में पहला ऑप्शन मन लगा दीजिएगा। तो ए का ए से करेंगे भाई ए स्क्वायर, ए का बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, और बी का ए से करेंगे तो प्लस का बी ए, और माइनस बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। जहाँ पे ये लिखा है वो सही होगा। तो ये ऐसा कौन से ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो ये ऐसा दिख रहा है पहले ऑप्शन में, ठीक है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा।
हाँ ये तीसरा, सॉरी तीसरे ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी हमसे क्या पूछा है अगले क्वेश्चंस में, हमसे 43 में जो हमसे पूछा गया है उसको समझिएगा। यहाँ पे बोला है कि एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, तो इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या डिफाइन होगा। अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑर्डर है ना भाई, ए का ऑर्डर है, देखो रो कितनी है, 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम दे रखा है 3, ठीक है, कॉलम कितना दे रखा है 3। ऐसी बी का अगर मैं बात करूं तो बी का ये कितना दे रखा है 3 और ये कितना दे रखा है 2, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ए बी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं बी ए निकाल के चेक करूं तो बी ए में हमें क्या करना पड़ेगा, बी को ऊपर रखना पड़ेगा 3×2, और ये ए का ऑर्डर है और ये बी का ऑर्डर है। अगर मैं बी ए निकालूंगा तो बी का ऑर्डर ऊपर, ए का ऑर्डर नीचे, तो ये भी हमारे पास कट जा रहा है। इसका मतलब ए बी भी सेटिस्फाई हो जाएगा और बी ए बी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, अर्थात दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। अब देखो मैंने बोला था डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट 0 है। ये वाला एलिमेंट इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। इसमें पहले हम बोला ये जो मैट्रिक्स है ना वो कौन सी मैट्रिक्स है, इतनी सिंपल सी है। इसमें देखो डायगोनल पे एलिमेंट हैं, अगर डायगोनल पे सेम होते तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते, अगर 1 1 होता तो आइडेंटिटी बोल देते, कुछ भी लिखा हो तो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे बोल रखा है ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे आया था। तो इसमें ए और बी हमारे पास क्या दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। अगर ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। क्लियर है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्या आने वाली है, अभी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। पीछे क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि पीछे जो था वो यहाँ पे ए और बी के बारे में नहीं बताया था। अब देखो फटाफट इसका ट्रांसपोज पहले अलग अलग कर लेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, अब ये ट्रांसपोज क्या हो जाता है, डॉट में होता है ना तो उल्टा हो जाता है, तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ये कितना हो जाएगा, पहले ए आएगा भाई, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही हो जाता है। यहाँ पे देखो ये ए हो जाएगा और यहाँ पे ये बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखो ध्यान से समझिएगा, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, बी ए बन गया। क्लियर, अब ये क्या बन गया, ए बी बन गया, ये क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये निकल के आ रहा है, और हमसे क्या पूछा कि ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी या नल होगी। तो नल इसलिए नहीं हो क्योंकि ए बी ए के काट के 0 तो बना नहीं पाएगा, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अंदर तो हमारा ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था और रिजल्ट किस में निकल के आया, ए बी में निकल के आया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे निकल के आया। या आप एक काम और कर सकते हो, अगर इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे हो तो एक काम ये कर लो, हो सकता है आंसर इसका मैच हो जाए। क्या इसमें देखो माइनस में कॉमन करके देखता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन करता हूं तो क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो ये अंदर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है, और अंदर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस के साथ आया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 46 का। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ से आप देख रहे हो ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज बाहर कितना आ चुका है, माइनस आ चुका है। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है इसमें, अगर हम इसको टोटल लिख लेंगे तो ये हमारा नन ऑफ दीज में भी जा सकता है। ठीक है, बट वैसे क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक ही इसका आंसर होना चाहिए। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे लगातार वीडियो आती रहेगी।